अच्छा। वो नंबर आप ही के हॉस्पिटल के किसी जूनियर डॉक्टर का है, डॉक्टर सुनील। सुनील? आप जानते हैं उसे? हाँ इंस्पेक्टर, मुझे पहले ही शक था कि वो ही हो सकता है। तो ठीक है डॉक्टर, आप एक रिटन कंप्लेंट दे दीजिए, फिर हम उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मेरा ख्याल है इंस्पेक्टर इसकी जरूरत नहीं होगी। हमारे हॉस्पिटल में एक कंप्लेंट कमेटी है, मैं उसी से शिकायत करूंगी, वो उसके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन ले लेगी। ओके, एज यू विश। अब डॉक्टर कल्पना ने कंप्लेंट्स कमेटी में अपनी शिकायत दर्ज कराई और कंप्लेंट्स कमेटी ने पूरे ध्यान से उनकी बात सुनी। केस थोड़ा टेढ़ा था क्योंकि डॉक्टर कल्पना के साथ जो भी बदतमीजी हुई वो एसएमएस के जरिए हुई थी। ये एसएमएस आए भी ऐसे नंबर से थे जो डॉक्टर सुनील ने हॉस्पिटल में किसी को देकर नहीं रखा था, मगर पुलिस के इंक्वायरी करने पर मोबाइल कंपनी ने कंफर्म कर दिया कि यह नंबर उन्हीं का था। आखिर कंप्लेंट्स कमेटी ने डॉक्टर कल्पना के हक में फैसला दिया और डॉक्टर सुनील के खिलाफ फॉरेन एक्शन हुआ। इसमें डॉक्टर कल्पना द्वारा रखे सबूत भी महत्वपूर्ण रहे। मैं तो वो सारे एसएमएस डिलीट कर चुकी थी। फॉर्चुनेटली मुझे याद आया कि मैंने वो सारे एसएमएस अपने हस्बैंड संजीव को फॉरवर्ड किए थे और उन्होंने उन्हें सेव कर लिया था। इसको कमेटी ने प्रूफ माना और मेरे हक में फैसला किया। तो अगर आपके पास कोई ऐसे सबूत हों तो उन्हें संभाल कर रखिए। इस केस से आप ये भी समझ गए होंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार सिर्फ नौजवान लड़कियां ही नहीं होती, किसी भी उम्र की महिला को इन हालात का सामना करना पड़ सकता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में और कई सारी भ्रांतियां यानी मिथ्स प्रचलित हैं। जैसे अक्सर ये लोग कहते हैं कि जो लड़कियां भड़कीले कपड़े पहनती हैं उन्हें छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है। गलत है ये बिल्कुल। इसी तरह लोग ये मानते हैं कि फादरली या हैप्पीली मैरिड पुरुष इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि इस तरह की छेड़छाड़ में तो खुद लड़कियों को भी मजा आता है, या फिर ये कि लड़कियों की ना का मतलब होता है हाँ। ये सभी बातें गलत हैं। महिलाओं को छेड़े जाने में कोई मजा नहीं आता। सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस देखने से पता लगता है कि किसी भी उम्र के और किसी भी तरह की सोशल बैकग्राउंड वाले पुरुष ऐसी हरकतें कर सकते हैं। समाज का ढांचा, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि पुरुषों के हाथों में आमतौर पर महिलाओं से ज्यादा पावर है और बहुत से पुरुष इस पावर का फायदा उठाकर महिलाओं का शोषण करने की कोशिश करते हैं। शांति भाई, एक गिलास पानी लाना, एक गिलास पानी। होए। शांति भाई, ये चूड़ियां सब सब छोड़ो छोड़ो, सब नहीं नहीं छोड़ो। इसी तरह का हैरेसमेंट कंस्ट्रक्शन, पैकिंग और इस तरह की दूसरी इंडस्ट्रीज में काम करने वाली महिलाओं को भी झेलना पड़ता है। इसके अलावा यह भी एक कड़वा सच है कि छेड़छाड़ का शिकार हर उम्र की और हर वर्ग की महिलाएं होती। राजस्थान के एक गांव में गैंग रेप का शिकार हुई भंवरी देवी की उम्र भी कोई कम नहीं थी और वो लंबा घूंघट निकालने वाली एक ग्रामीण महिला थी। लेकिन आपकी जो भी उम्र हो, आपका जो भी स्टेटस हो, जरूरी यह है कि अगर कभी ऐसा कोई हादसा आपके साथ हो तो आप चुप न बैठें, बल्कि अपराधी व्यक्ति के खिलाफ तुरंत एक्शन लें। अपने दफ्तर की कंप्लेंट्स कमेटी के जरिए, स्टेट विमेन्स कमीशन के जरिए या फिर कोर्ट्स के जरिए, मगर एक्शन जरूर लीजिए। याद रखिए, आपकी खामोशी ऐसे अपराध करने वालों की हिम्मत बढ़ाती है। बहुत से एनजीओ आपकी मदद के लिए तत्पर हैं। इनमें से कुछ हैं
सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायतों पर गौर करने के लिए किसी कंपनी, डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन में जो कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए, उसके गठन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर गाइडलाइंस इश्यू की है। कमेटी की चेयरपर्सन किसी महिला का होना जरूरी है और जहां तक हो सके ये महिला कंपनी में काम कर रही महिलाओं में सबसे ऊंची पोस्ट पर होनी चाहिए। कमेटी के मेंबर्स में कम से कम आधी महिलाएं होनी चाहिए। कमेटी में कम से कम एक बाहरी व्यक्ति का होना जरूरी है। यह बाहरी व्यक्ति किसी एनजीओ का मेंबर हो सकता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित नियम कायदों की अच्छी जानकारी हो। अगर किसी जगह पर कंप्लेंट्स कमेटी में बहुत सारे मेंबर्स हों तो सुनवाई के वक्त सबका मौजूद रहना जरूरी नहीं है। कोरम पूरा होना भी काफी, बशर्ते कि चेयरपर्सन मीटिंग में मौजूद हो, बाहरी मेंबर मीटिंग में मौजूद हो और इन दोनों के अलावा कम से कम 3 मेंबर्स मौजूद हो। कंप्लेंट्स कमेटी के मेंबर्स को यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई महिला जब कंप्लेंट्स कमेटी के सामने शिकायत लेकर आती है तो अक्सर उसके पहले वो परेशानी, निश्चय और कंफ्यूजन के एक लंबे दौर से गुजर चुकी होती है। हमारे समाज की स्ट्रक्चर ऐसी है कि किसी महिला को सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत करने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। इसलिए जरूरी है कि जब कोई महिला ऐसी शिकायत लेकर हमारे पास आए तो कंप्लेंट्स कमेटी के मेंबर्स उसकी बात पूरे ध्यान से सुनें और अपनी निजी भ्रांतियां या एटीट्यूड्स को केस के रास्ते में ना आने दें। कुछ आप बताना चाहोगे जो रिटर्न में है, उसके साथ कुछ जोड़ना चाहोगे आप? जी नहीं, जो लिखा वो जो लिखा है। शिकायतकर्ता महिला को यह एहसास होना बहुत जरूरी है कि कमेटी मेंबर्स उसके साथ हैं। केस की सुनवाई शुरू करते समय कमेटी मेंबर्स को चाहिए कि वो शिकायतकर्ता को सुनवाई की पूरी पद्धति समझा दें। इसके अलावा कमेटी मेंबर्स को चाहिए कि वो शिकायतकर्ता को तसल्ली दें कि उसकी शिकायत के बारे में पूरी गोपनीयता बरती जाएगी और उसका केस एक निश्चित समय के अंदर निपटाया जाएगा। कमेटी मेंबर्स के लिए जरूरी है कि शिकायतकर्ता से घटना की पूरी डिटेल्स मालूम करें, मगर इसके लिए उस महिला से जो सवाल पूछे जाएं उनसे उसे ऐसा हरगिज नहीं लगना चाहिए कि उसे शर्मिंदा करने की कोशिश की जा रही है या उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। साथ ही शिकायतकर्ता से यह पूछ लिया जाना चाहिए कि शिकायत करने के पीछे उसका मकसद क्या है, वरना कभी ऐसा भी हो सकता है कि शिकायतकर्ता सिर्फ ये चाहती हो कि मुलजिम उससे माफी मांग ले और कमेटी उस बात को खामखा तूल दे दे। इसी तरह सुनवाई शुरू होने के पहले जिस आदमी के खिलाफ शिकायत की गई है उसे साफ साफ बताया जाना चाहिए कि उसके खिलाफ क्या शिकायत आई है और यह कि शिकायतकर्ता का बयान पहले ही दर्ज किया जा चुका है। हालांकि उसे शिकायतकर्ता का नाम बताया जाना जरूरी नहीं है। दोनों पक्षों के और गवाहों के बयान हो जाने के बाद कमेटी को सबसे पहले तो यह डिसाइड करना जरूरी है कि यह केस सचमुच सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है या नहीं, और अगर है तो कमेटी को देखना चाहिए कि मुलजिम के खिलाफ इस तरह की शिकायत पहली बार आई है या ऐसी शिकायतें पहले भी आ चुकी हैं। इन सब बातों का ध्यान रखकर ही मुलजिम के खिलाफ कोई एक्शन रिकमेंड किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर कंप्लेंट्स कमेटी के लिए जरूरी है कि वो शिकायतकर्ता महिला की बात ध्यान से सुने और निष्पक्ष रहे।